चैप्टर 2 है हमारा ये मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। तो जैसा कि हमने देखा था, जैसे अब हमारा फर्स्ट चैप्टर था, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा सारा बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी था, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन किया था, हमने पढ़ा भी था। साइकोलॉजी क्या है, बिहेवियर क्या है, रिस्पॉन्सेस क्या है, ब्रांचेस क्या है, कनेक्शन उसके उसके सारे सारे बता दिए। अब होता क्या है, कोई भी एक ऐसे जैसे कुछ ऐसे डिसिप्लिन होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स एक ही बात है, जहाँ पे इंक्वायरी आपको करनी पड़ती है। साइंस में तो करते ही करते हो, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, साइको है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी है, इन सब में आपको कई जगह रिसर्च वगैरह करनी पड़ती है। कैसे आप पता तो चलेगा आपको, कैसे आप लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो जो अभी 11th का आप बना रहे दे भी रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने काफ़ी सारे टॉपिक्स चूज़ करे होंगे अभी। तो ये क्या है, ये बेसिकली आपने एक हिपोथेसिस उनको दिया, एक टॉपिक लिया है, उसका हिपोथेसिस आप अज्यूम करोगे, उस पर क्वेश्चनर बना हुआ है, सबसे भरवाओगे एंड टेंटेटिव जो है अपने आंसर्स डेवलप करके आप दोगे। तो उन सबको करने के लिए यहाँ पे इन्होंने इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है कि क्या है, कैसे है, किस तरीके से। सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि ना क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा, क्या स्टेप्स हैं इसके। फर्दर फिर इन्होंने इसको जो है कि बताया कि डेटा हमारे क्या क्या आते हैं, एंड देन उन्होंने फिर जो है इसको बताया है कि क्या क्या मेथड्स हैं जिसको हम लोग यूज़ करके इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है, तो मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी, इसमें जो है आपका सेकंड चैप्टर। और आप देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 4 मार्कर तक आता है क्वेश्चन, ये वाला 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। और बीच बीच में से भी कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं, 1-2 मार्कर भी आ सकता है ये, तो दोनों तरीके से आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी क्या कहता है, सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया अपनी कन्वीनियंस से जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते, मतलब एक्सप्लेन कर सकते हो। और सीरियल वाइज भी है कि आप सबसे पहले इसको डिस्क्राइब कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो बिहेवियर, और अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, दोनों चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। तो क्या है वो, तो हम पढ़ते हैं अभी साइंटिफिक रिसर्च। अब क्या मेथड्स हमें पता ही है, जैसे कोई भी बेसिक नॉट मेथड्स पर हमें पता है कि जैसे हमें कोई भी टॉपिक मिलेगा, तो वैसे भी जनरली हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। उसको डिस्क्राइब करना है, आप देख अच्छा ये आएगा इसका आंसर कि नहीं आएगा, एक्सप्लेन भी करना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, तो वो उन्होंने स्टेप वाइज यहाँ पे बता रखा है। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ो। आज तुम लोग पढ़ोगे, आज मैं नहीं पढ़ूँगा, आज मेरा सर दर्द हो रहा है। In a psychological study, we attempt to describe a behavior or a phenomenon as accurately as possible. This helps in distinguishing a particular behavior from other behaviors. For example, the researcher may be interested in observing study habits among students. Study habits may consist of diverse range of behaviors such as attending all your classes regularly, submitting assignments on time, planning your study schedule, studying according to the set schedule, revising your work on a daily basis, etc. Within a particular category, there may be further minute descriptions. The researcher needs to describe her or his meaning of study habits. The description requires recording of a particular behavior which helps in its proper understanding. थैंक यू सिर्फ। और सिर्फ ऊपर मिनट डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो माइन्यूट डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन माइन्यूट होती हैं, वो उसके डिस्क्रिप्शन के साथ ही वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो डिस्क्रिप्शन इन्होंने एक्सप्लेन किया है, सिफत ने बड़ा बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो जैसे आप खुद सोचो, आपने अभी सोशियोलॉजी का सिफत के स्कूल में भी प्रैक्टिकल उनको मिला हुआ है, प्रोजेक्ट मिला हुआ है करने को, और इनफैक्ट रिद्धि के स्कूल में भी प्रोजेक्ट मिला हुआ है आप लोगों को करने को। तो इसमें कोई भी आपने एक फिनोमेना चूज़ किया है, तो आप यहाँ पे, वो तो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से हो गया, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से सेम फिनोमेना हो जाता है कभी कभी, अगर टॉपिक सेम होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, बिहेवियर या फिनोमेना को एक्यूरेटली एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और रिसर्चर ये भी, जैसे एक एग्जांपल दिया कि रिसर्चर ये जानने में इंटरेस्टेड होता है कि स्टडी हैबिट्स क्या है लोगों में, या हम लोग ये जान लेते हैं कि स्पेंडिंग हैबिट्स क्या है, या हम लोग ये जान लेंगे लेजर हैबिट्स क्या है। अलग अलग कुछ भी हो सकता है इसमें। जो है स्टडी हैबिट्स आप पढ़ते हो, कोई भी एग्जांपल ले लेना चलेगा। स्टडी हैबिट्स आप पढ़ते हो तो आप देखते हो कि बंदा क्लास अटेंड कर रहा है रेगुलरली कि नहीं कर रहा, टाइम पे सबमिट कर रहा है, असाइनमेंट वर्क है, रिवाइजिंग है, सब चीज़ें हो रही है कि नहीं हो रही। और पर्टिकुलर कैटेगरी में फर्दर माइन्यूट डिस्क्रिप्शन होती है। क्लासेस अटेंड कर रहा है
तो कर रहा है पता है, पर क्लासेस में पीछे सो जाता है या सो जाती है, या लंच खा रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती है। तो रिसर्चर्स को ढंग से एक्सप्लेन करता है, एंड डिस्क्रिप्शन में जो है इट रिक्वायर्स रिकॉर्डिंग ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर, जिससे हमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है। तो ये पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन यहाँ पे किया, ठीक है। ये सबसे पहला गोल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का, इसको डिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सेकंड है आपका प्रिडिक्शन। रिद्धि प्रिडिक्शन पढ़ना प्लीज़। The second goal of scientific inquiry is prediction of behavior. If you are able to understand and describe the behavior accurately, you come to know the relationship of a particular behavior with other types of behavior, events, or phenomena. You can then forecast that under certain conditions. This particular behavior may occur within a certain margin of error. For example, on the basis of study, a researcher is able to establish a positive relationship between the amount of study time and achievement in different subjects. Later, if you come to know that a particular child devotes more time for study, you can predict that the child is likely to get good marks in examination. Prediction becomes more accurate with the increase in the number of persons observed. एग्जैक्टली, थैंक यू रिद्धि। तो ये सेकंड गोल है। अब ये को डिस्क्रिप्शन से थोड़ा सा इलेबोरेट किया है। आपको प्रिडिक्ट करना होता है बिहेवियर। अगर आप कहते हैं, अगर आप एक बिहेवियर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो या डिस्क्राइब कर रहे हो बिहेवियर एक्यूरेटली, तो यू कम टू नो कि इसका रिलेशनशिप क्या है बाकी सारे बिहेवियर्स, इवेंट्स और फिनोमेना के साथ, ठीक है। तो आपने डिस्क्राइब किया, उसको फिर आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो, पूरी तरीके से कोशिश करते हो एक्यूरेटली मैं बता पाऊँ, एंड अकॉर्डिंगली आप ये देख सकते हो कि ना, ये बता सकते हो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक स्टूडेंट को या किसी भी तरीके के किसी के बिहेवियर को, तो सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर से कि इस सिचुएशन में बंदा इस तरीके से जो है बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल, आप अपनी स्टडी पे रिसर्चर ये इस्टेब्लिश कर सकता है कि जितना स्टडी करोगे उतना ज़्यादा अचीवमेंट आपकी होगी, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे। लेटर अगर आप ये देखते हो कि पर्टिकुलर चाइल्ड डिवोट्स मोर टाइम टू स्टडी, यू कैन प्रिडिक्ट दैट चाइल्ड इज लाइकली टू गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। प्रिडिक्शन बिकम्स मोर एक्यूरेट विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व्ड। तो जितने ज़्यादा लोग ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा प्रिडिक्शन सही हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है ओवर द पीरियड, क्योंकि रिसर्चेज एंड टॉपिक्स चले आ रहे होते हैं, फिर उसमें एडिशन हो जाता है, तो सिंगल भी चल रहा होता है, तो ये देखने को यहाँ पे मिलता है। तो ये है आपका प्रिडिक्शन। थर्ड काम आप क्या करते हो, इसको एक्सप्लेन करते हो। ये मैं पढ़ता हूँ, मेरी बारी है, ठीक है जी। तो एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, ये तीसरा गोल है साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में। इसमें आप कॉजल फैक्टर्स देते हो और द डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर। अब लाइक फॉर एग्जांपल कि अब रिद्धि और सिफत के एग्जाम आ रहे हैं, तो दोनों बैठ के धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं 2-2, 4-4, 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं बैठ के। कॉजल फैक्टर क्या है, कॉज क्या, भाई एग्जाम आ रहे हैं, पास होना है, ठीक है, अच्छे से पास होना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सिर्फ पास ही होना है या अच्छे मार्क्स लाने हैं या कुछ और करना है। और साइकोलॉजिस्ट जो है प्राइमरली इंटरेस्टेड होता है नोइंग द फैक्टर्स दैट मेक बिहेवियर अकर। वो भी क्या फैक्टर्स है जो वो बिहेवियर कर रहे हैं। तो फैक्टर हमें पता चलता है एग्ज़ाम है, फैक्टर हमें पता चलता है डर है, फैक्टर हमें पता चलता है कि अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, तो सब चीज़ें, प्रेशर भी है, तो ये देख के चलना पड़ता है। ऑल्सो क्या किस कंडीशन के अंदर वो पर्टिकुलर बिहेवियर अकर नहीं होता है। तो जब एग्ज़ाम नहीं है तो पार्टियाँ हो रही हैं, घूम रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, विंडो वाली भी और बिना विंडो वाली में भी, ठीक है जी। तो फिर फॉर एग्जाम्पल, what makes some children more attentive in the class? क्यों बच्चे ज़्यादा अटेंटिव होते हैं क्लास में? Why some children devote less time for study as compared to others? Thus this goal is concerned with identifying the determinants or antecedent condition, यानी causes, antecedent condition causes होती है the condition that led to a particular behavior of the behavior being studied, so that the cause and effect relationship between two variables or events could be established. तो आप उसमें जानने की कोशिश करते हो what is the cause which is led to the behavior, ठीक है, और what the behavior which anyone is manifesting, उसके पीछे का क्या कॉज है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें बैक एंड फोर्थ ये हम लोग कर रहे होते हैं। तो ये इन्होंने थर्ड गोल बताया, एक्सप्लेनेशन। सिफत पढ़ना, कंट्रोल। हाँ जी सर, एक सेकेंड। हाँ जी। If you are able to explain why a particular behavior occurs, you can control that behavior by making changes in its antecedent conditions. Control refers to three things: making a particular behavior happen, reducing it, or enhancing it. For example, you can allow the number of hours devoted to study to be the same, or you can reduce them, or there may be an increase in the study hours. The change brought about in behavior by psychological treatment in terms of therapy in persons is a good example of control.
एग्जैक्टली ठीक है। तो कंट्रोल बेसिकली क्या होता है, आपका बिहेवियर कंट्रोल करने के बाद में। तो जैसे वो ना घर में बच्चे शरारती कर रहे होते हैं तो दे छित्तर पे छित्तर, दे डंडे, दे झाड़ू, ठीक है। तो वो मम्मी पापा कर रहे होते हैं, डांट लगा देते हैं, तो वो कंट्रोल करने का भी है, भाई इसको डांट नहीं लगाएंगे तो सुधरेंगे नहीं। तो ऐसा हो जाता है, छित्तर मार दिए या डंडे मार दिए, झाड़ू मार दिए। बट साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि कोई भी बिहेवियर अगर अकर हो रहा है तो उसको कंट्रोल भी करना चाहिए। तो एंटीसीडेंट कंडीशंस में आप जो है बदलाव लेकर आ सकते हो। कंट्रोल रेफर्स जो है, एंटीसीडेंट मतलब कॉजेज, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। कंट्रोल रेफर्स टू 3 थिंग्स। एक बिहेवियर आपको अकर कराना है। तो फॉर एग्जांपल अगर जैसे रिद्धि है, रिद्धि पूरे दिन नहीं पढ़ती है बैठने के लिए, तो उसकी मम्मी अगर परेशान हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए जो है हम लोग एक पर्टिकुलर बिहेवियर दिखाना है, उसको हमें एनहांस करना होगा। कैसे एनहांस करना होगा, तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म क्रिएट करना कि रिद्धि को थोड़ा सा लालच दिया जाए। रिद्धि, रिद्धि पढ़ ले बेटा, पढ़ने मार्क्स आ गए ना तेरे को, ज़ारा से शॉपिंग कराऊंगी बढ़िया सी, मडहाम लेके जाऊंगी, या फिर फॉरएवर 21, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बोल सकती है। So for example, you can allow the numbers of hours to devoted to the same, or you can reduce them, or you can increase them in the study hour. Thus, change brought about in behavior by psychological treatment in terms of therapy in person is a good example of control. तो थेरेपी के बाद जब चेंज आता है किसी में, तो वो गुड एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल हम लोग बोल सकते हैं। तो ये कंट्रोल की तरह इन्होंने यहाँ पे बताया, ठीक है। फिर बात आती है आपकी एप्लीकेशन की। तो अल्टीमेटली देखो क्या है, शुरू से एक बार इसको लिंक करके चलते हैं। आपने डिस्क्राइब किया बिहेवियर, आपने डिस्क्राइब करके प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट करके आपने उसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करके फिर आप देख रहे हैं अगर बिहेवियर ख़राब है या उसको सही वाले रास्ते पे लेके जाना है तो कंट्रोल करते हो। फाइनली आप जो है इसको अप्लाई करने की भी कोशिश कर रहे होते हो। जब सब चीज़ें पता चल गई तो अप्लाई भी करोगे। तो ये इन्होंने इसको आगे एक्सप्लेन किया है। पढ़ना रिद्धि प्लीज़। हाँ जी सर, एक्सप्लेनेशन, एप्लीकेशन, 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 हाँ सॉरी, गलत पेज पॉइंट। कोई बात नहीं, The कोई बात final goal of the scientific inquiry is to bring out positive changes in the lives of people. Psychological research is conducted to solve problems in various settings. Because of these efforts, the quality of life of people is a major concern of psychologists. For example, applications of yoga and meditation help to reduce stress and increase efficiency. Scientific inquiry is also conducted to develop new theories or constructs, which leads to further research. थैंक यू रिद्धि। तो एप्लीकेशन फाइनल स्टेप हो जाता है, गोल हो जाता है एक्चुअली में यहाँ पे, कि आप इसमें पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करते हो। तो एक्चुअली साइकोलॉजी ज़्यादातर ये रहता है कि हम बेटरमेंट के लिए ही कर रहे होते हैं। 12th में आओगे तो आपको ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ने को मिलेंगे। ज़्यादातर हमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी होते हैं उसको ठीक कर रहे होते हैं। तो एप्लीकेशन में इन्होंने बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च इज कंडक्टेड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेरियस सेटिंग्स। बिकॉज ऑफ दीज एफर्ट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल इज़ अ मेजर कंसर्न ऑफ साइकोलॉजी। तो कोशिश ये करते हैं कि जैसे अब किसी को याद नहीं हो रहा है, परेशान है, तो उसका जो है इम्प्रूवमेंट करना ज़रूरी है। किसी को और रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, किसी को लर्निंग प्रॉब्लम है, किसी को और सर्टेन प्रॉब्लम है, तो उन सब चीज़ों को ठीक किया जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर सर्टेन कोई एस्पेक्ट, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो योगा आपने कर लिया, मेडिटेशन आपने कर लिया, इससे आपका जो है स्ट्रेस और एफिशिएंसी, स्ट्रेस कम होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है। साइंटिफिक इंक्वायरीज ऑल्सो कंडक्टेड, ताकि आप नई थ्योरीज, नए कंसेप्ट और नई रिसर्च आप कर पाते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपका यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, तो ये गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी था, और ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। इंडिविजुअली भी कभी कभी आ जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट ही है यहाँ का। तो जब भी आप कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करते हो, और यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम साइकोलॉजिकल रिसर्च करते हैं, विच इज़ ऑल्सो साइंटिफिक, ठीक है। तो उसमें क्या स्टेप्स हैं, आप इसका एक देखो डायग्राम दिया हुआ है नीचे जो कि इन्होंने एक्सप्लेन किया है। स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक इंक्वायरी, कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम। तो आप क्या करते हो, एक टॉपिक लेते हो, चूज़ करते हो यहाँ पे कि मुझे इसको स्टडी करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक ले लिया, आपने क्या टॉपिक किया, तो मैं ये देखना चाहती हूँ रिद्धि और सिफत ने मिलकर कि ना आजकल इस टाइम पे बच्चे, ठीक है, इस टाइम के दौरान पिछले साल का भी ले लो, इस टाइम पे बच्चे बाहर कोरोना को छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली सोचना कि बच्चा कितना जो है 1st से लेकर 12th तक का बच्चा कितना खेलने के लिए आता है,
कितने बच्चे मुझे खेलते हुए नज़र आते हैं, या कितने परसेंट ऑफ बच्चा एक्चुअली में आजकल खेलते हैं इस ज़माने में, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अब क्या करते हो, ये आप अब क्या करोगे, डेटा कलेक्शन का इसमें काम कर रहे होते हो, डेटा कलेक्शन। अभी जो आप लोग जुगाड़ लगा के डेटा कलेक्ट करते हो ना, क्या करते हो, मैम ने बोला क्वेश्चनर बनाने हैं 25, तो क्या हुआ, क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं, खुद ही भर दिया। एक का शिफाली, एक का दीपाली, एक का रूपाली, सारा नाम खुद भर दिया। एक का नाम अतुल, एक का नाम पतुल, एक का नाम जिद्दी, एक का नाम सिद्धि, एक का नाम सिफत, एक का नाम लिफत, तो खुद ही भर दिया। ये बायस डेटा आप लोग लेते हो, तो एक्चुअली में काम निपटाना होता है तो सारे लोग यही कर रहे होते हैं, टीचर्स को भी पता होता है। तो इसमें आप डेटा कलेक्शन का काम करते हो। तो रिद्धि एंड सिफत जाएंगे अपने पीयर ग्रुप्स में, अपनों से बड़े में, अपनों से छोटे में, सबसे बात करेंगे, पेरेंट्स से पूछेंगे आपका बच्चा जा रहा है, खेलने जाता है, कहाँ जाता है, किधर जाता है, पार्क में जाता है, घर में खेलता है, मोबाइल पे खेलता है, ठीक है। तो इसमें पार्टिसिपेंट्स भी हो सकते हैं, इसमें मेथड्स, टूल्स एंड प्रोसीजर सब यूज़ करोगे। 1-to-1 इंटरव्यू होगा, ये सारे बच्चों को आप इकट्ठा बिठा लोगे, बोलोगे इतना टाइम नहीं है, काम करते हैं 25 बच्चा बिठा लेते हैं, 30 बच्चा यहीं पे सबसे पूछ लेंगे क्या करते हो, तो हम दोनों का काम ईजिली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो है ये तरीका हो जाता है। फिर आप जो है कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करके। तो जब आपने बच्चों को बुलाया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 बच्चों को बुलाया, 100 बच्चों का इंटरव्यू लिया, ठीक है, और आपने सबसे पूछा, ठीक है, जो कि हम लोग बोल देते हैं 12 से लेकर 18 साल के बच्चे थे, या 10 से लेकर 18 साल के बच्चे थे, 100 बच्चे हर एक कैटेगरी में से करके। तो आपने देखा कि 80% ऑफ द बच्चा जो है वो खेलने नहीं जा पा रहा है, ठीक है, इस टाइम पे, शाम के टाइम पे नहीं खेलने जा पा रहा। 20% बच्चा खेल रहा है, उसके पीछे के फैक्टर्स आपको देखने पड़े। तो ये जो डेटा जो भी निकालेंगे, फैक्टर्स भी देखेंगे ऑब्वियसली। जो डेटा आप निकालोगे तो स्टैटिस्टिकल मेथड की 80% हमें रियलाइज़ हुआ कि 80% बच्चा खेलने नहीं जा पा रहा है ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स, एंड 20% बच्चा खेलने जा रहा है ड्यू टू देयर सर्टेन फैक्टर्स, ठीक है जी। ये हो गया ड्राइंग कंक्लूजन। एंड जब ये हो जाता है, फाइनली आप देखते हो क्या क्या इशू रहे हैं, किस वजह से बच्चा जा रहा है खेलने, किस वजह से नहीं जा रहा है, क्या इंपॉर्टेंस है नहीं है। और अगर, ठीक है, जब कॉन्सेप्चुलाइज करते हो प्रॉब्लम पहले स्टेप में, तो आप ना हिपोथेसिस देते हो एक, ठीक है, डिडक्शन जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, एजम्पशन देते हो कि रिद्धि और सिफत ने ये सोचा कि हम ये मान रहे हैं कि 100 में से 80% बच्चा तो खेलने जाता ही जाता है पार्क में शाम को, पर आपने रिसर्च कंडक्ट किया तो 80% बच्चा तो जा ही नहीं रहा है खेलने, जा ही नहीं पा रहा है खेलने। तो आपका क्या हो गया, ये बायस रिपोर्ट जो है डिफरेंस आ गया। अब क्या करोगे, आपको रिसर्च दोबारा कंडक्ट करना पड़ेगा। ये तो हमारी रिपोर्ट ही ख़राब हो, क्योंकि आपने हिपोथेसिस पहले ही दे दिया था, तो आपको सारा खर्चा, सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। तो रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन क्या कहते हैं, रीस्टेटिंग एग्जिस्टिंग हिपोथेसिस, फॉर्मुलेटिंग रिवाइज अ न्यू थ्योरी, और फिर आप टॉपिक स्टडी करोगे, फिर जो है डेटा कलेक्ट करोगे, फिर जो है कंक्लूजन ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी होती है। ये बात रिद्धि समझ आई यहाँ पे? सुनाई नहीं दिया रिद्धि, क्या बोल के चले गए? मैंने कहा यस सर। ओके सर। सिफा जी तो अनु समझ आ गई? हाँ जी। ओके। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से आपको बता दिया। ये जो मैंने बोला है, जो मेरे शब्द, वो हमें लिखने तो नहीं होते, तो हमें जो लिखना होता है हमें वो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना और समझना दोनों पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, पहले थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। साइंस इज़ नॉट सो डिफाइंड बाय व्हाट इट इन्वेस्टिगेट एज बाय हाउ इट इन्वेस्टिगेट। तो क्या इन्वेस्टिगेट करता है वो ज़रूरी नहीं है, कैसे इन्वेस्टिगेट करता है वो ज़रूरी है। द साइंटिफिक मेथड अटेम्प्ट्स टू स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट ऑफ फिनोमेना इन ऑब्जेक्टिव, सिस्टमैटिक एंड टेस्टेबल मैनर। जो भी साइंटिफिक फिनोमेना आप कंडक्ट कर रहे होते हो, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला, आपने नोट किया, आपने दोनों ने टॉपिक स्टडी करना है, तो वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि बच्चे कितना खेलने जा रहे हैं एक्चुअली में, तो ये ऑब्जेक्टिव है, सिस्टमैटिक है, और ये टेस्ट भी हो सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है, 1 मार्कर ये आता है, refers to the fact that if 2 or more person independently study a particular event, both of them to a great extent should arrive at the same conclusion। तो अगर मान के चलो 50 बच्चे सिफत ने उठा लिए, 50 रिद्धि ने उठा लिए, और दोनों जब ये कंडक्ट कर रहे हैं, और एक ही कंक्लूजन यही रहेगा कि घूम फिर के आप एक ही फिनोमेना पे, एक ही अंडरस्टैंडिंग पे पहुँचोगे, कंक्लूजन एक ही तरीके का रहेगा अगर डायरेक्शन सेम होती है तो, ठीक है। टॉपिक अलग होंगे तो ऑब्वियसली नहीं होएगा, सेम पे अगर काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका और आपका फ्रेंड जो है बोलते हैं टेबल मेजर करना है, तो टेबल स्केल से मेजर ही होता है। एक सेकेंड। तो
तो आपका और आपका फ्रेंड जो है टेबल मेजर करने के लिए उनको बोलते हैं, तो टेबल तो स्केल से ही मेजर होता है, तो दोनों क्या होगा, दोनों का स्केल सेम ही होएगा और मेजरमेंट सेम होगी कि भैया 5 फीट की टेबल है, 4 फीट की टेबल है, 3 फीट की टेबल है, या सर्टेन इंचेस जो भी हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। क्या हो गया सिफत? अच्छा ठीक है। दूसरा जो Thank you, sir. हाँ जी, दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है साइंटिफिक रिसर्च का, एक तो ऑब्जेक्टिविटी है, 1 मार्कर 2 मार्कर आता है, दूसरा इन्होंने बोला है सिस्टमैटिक प्रोसीजर और स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं यहाँ पे, ये स्टेप वाइज ही लिखना पड़ता है आपको। विच स्टेज कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ डेटा, ड्राइंग कंक्लूजन, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन एंड थ्योरी। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्चुलाइजिंग का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये जो है एक सेकेंड, सिफत पढ़ना कॉन्सेप्चुलाइजिंग का प्रॉब्लम, फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना, सिफत फर्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ना पूरा, फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट। At home तक. हाँ एट होम तक। Okay. The process of scientific research begins when the researcher selects a theme or topic for study. Then she or he narrows down the focus and develops specific research questions or problems for the study. This is done on the basis of review of past research, observations, and personal experiences. For example, earlier you read that a researcher was interested in observing the study habits of students. For this purpose, she or he may identify different facets of study habits first, and then decide whether she or he is interested in study habits shown in the class or at home. ठीक है, थैंक यू। सॉरी। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है कॉन्सेप्चुलाइजिंग का प्रॉब्लम बताया। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही लिया था, मैंने आपको बताया था आपको टॉपिक स्टडी करना होता है यहाँ पे, और फिर अपने रिसर्च क्वेश्चंस वहाँ पे प्रेजेंट करोगे। आप उनसे पूछोगे हाँ जी आपका नाम क्या है, पता क्या है, ठिकाना क्या, कहाँ रहते हो आप, क्या करते हो, कहाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो सब चीज़ें वहाँ निकालोगे। आपको खेलने के लिए भेजते हैं, क्यों नहीं भेजते, कहाँ भेजते हैं, सब चीज़ें पूछ लोगे। एंड अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वगैरह भी जो भी होते हैं वो भी आप चेक करके उसमें डाल सकते हो, या फिर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जो इन्होंने लिखा हुआ है आप डेटा कलेक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सब इन्होंने बताया। ये बीच वाला पैराग्राफ तो उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे करोगे। इसको छोड़ के नेक्स्ट पे देखो क्या लिखा हुआ है कि जब प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे मैंने आपको बताया था, रिसर्चर जो है उसका टेंटेटिव आंसर देता है, उसको बोलता है हाइपोथेसिस। ये 1 मार्कर 2 मार्कर है। तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया था कि भैया जब हम बोल रहे हैं कि बच्चा कितना खेलने जाता है, हमें ये लगता है 80% बच्चा जाता होगा, तो ये हाइपोथेसिस है। And based on this observation, you might develop a hypothesis greater is the amount of time spent by children in viewing violence on television। या जो बच्चे जो है, मुझे लगता है कि सारे बच्चे ज़्यादा खेलने जाते हैं, तो जैसे यहाँ पे टेलीविज़न पे दिया गया कि बच्चे अगर ज़्यादातर वायलेंस देखते हैं टेलीविज़न पे, तो उनके अंदर जो है अग्रेशन बहुत ज़्यादा आ सकता है। और अब जो है इसको आप ट्रू या फॉल्स प्रूफ करने में लगोगे, ठीक है। ये जो कि मैंने अभी आपको थीम बताई थी, टॉपिक बताया था, उसके बेसिस पे अभी आप सच और ट्रू या फॉल्स आप देखने की कोशिश करते हो, ठीक है जी। देन जब ये काम हो जाता है पूरा, तो आपको डेटा कलेक्शन का काम करना होता है। तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये बता दिया है, सब एक्सप्लेन कर दिया है मैंने, एज इट इज़ ही लिखना होता है, ठीक है। रिद्धि आप ये पढ़ना पूरा, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आपको पता चल जाएगा वर्ड टू वर्ड। Collecting data. The second step in scientific research is to collect data. Data collection requires developing a research design or a blueprint of the entire study. It requires taking decisions about the following 4 aspects. A. Participants in the study. B. Methods of data collection. C. Tools to be used in research. And D. Procedure for data collection. Depending upon the nature of the study, the researcher has to decide who would be the participants or informants in the study. The participants could be children, adolescents, college students, teachers, managers, clinical patients, industrial workers, or any group of individuals in whom or where the phenomenon under investigation is prevalent. The second decision is related to the use of methods of data collection, such as observation method, experimental method, correlational method, case study, etc. The researcher needs to decide
about appropriate rules, for example, interview schedule, observation schedule, questionnaire, etc. for data collection. The researcher also decides about how the tools need to be administered to collect data, that is individual or group. This is followed by actual collection of data. ठीक है। तो इसमें देखो बिल्कुल क्लियर है, यही मैंने आपको बात बोली कि 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया है। पहले तो आप देखते हो कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स होगा, क्या मेथड्स होंगे, टूल्स का यूज़ करोगे। पार्टिसिपेंट कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने जो टॉपिक आपको बताया तो उसमें कौन होगा, वही 10 से 18 साल वाले बच्चे, ठीक है। और फिर जो है आप सेकंड डिसीजन लेते हो यहाँ पे डेटा कलेक्शन कैसे करना है, ऑब्जर्वेशन है, इंटरव्यू है, एक्सपेरिमेंट करना है, और भी तरीके हो जाते हैं जो है कंडक्ट करने के, वो सब चीज़ें हम लोग यूज़ यहाँ पे कर रहे होते हैं। फिर थर्ड में आप क्या करते हो, कंक्लूजन ड्रॉ आउट करते हो आप। तो नेक्स्ट स्टेप जो है एनालाइज करके आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स को यूज़ करके डेटा को एक्सप्लेन करते हो कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया उससे ये पता चल रहा है कि 80% बच्चा तो खेलने नहीं जाता, 20% बच्चा जाता है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो ये आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू पाई चार्ट, बार डायग्राम, फ्रीक्वेंसीज, स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। पर्पस ये होता है एनालिसिस का कि आपका हिपोथेसिस वेरीफाई हो जाए एंड कंक्लूजन ड्रॉ अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो कि आपने बात बोली थी पहले, अगर सेम आ रही है, आपने बोला था कि बच्चा खेलने जाता है और आपका रिसर्च में भी आता है कि बच्चा 80% खेलने जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं तो आपको सब दोबारा करना पड़ेगा, सारे का सारा, ठीक है जी। फिर नहीं जब आ रहा है, जब वो डिस्क्रिपेंसी है, डिफरेंस हमें नज़र आ रहा है, तो इसमें जो है आप रिवाइज करते हो रिसर्च कंक्लूजन, ठीक है। सिर्फ पढ़ना, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन्स। The researcher may have begun the study with a hypothesis that there exists a relationship between viewing violence on television and aggression among children. She or he has to see whether the conclusions support this hypothesis. If they do, the existing hypothesis or theory is confirmed. If not, she or he will revise or state an alternative hypothesis or theory and again test it based on new data and draw conclusions which may be verified by. तो इसीलिए कहते हैं कि रिसर्च जो है आपका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यहाँ पे है। तो अगर नहीं आता है तो आपको दोबारा वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है जी। रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन, तो ये एक पोर्शन और हमारा ख़त्म हो गया, स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा के बारे में बात करी है कि कैसे कैसे तरीके के डेटाज हमारे यहाँ पे होते हैं। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा ना सर दर्द हो रहा है, आज थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गया हूँ। तो सबसे पहले इन्होंने ना नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा में डेटा एक्सप्लेन किया। व्हाट डू मीन बाय डेटा, 1 and 2 मार्कर का टॉपिक है, वही लास्ट टॉपिक में नेचर ऑफ साइकोलॉजिकल डेटा में लिखा हुआ है। साइकोलॉजिस्ट जो है बहुत तरीके का डेटा कंडक्ट करते हैं विच रिलेट्स टू योर कोवर्ट एंड ओवर्ट बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये आपको सच्चाई बताता है एक हद तक, आइडियाज़ सही या गलत, हंचेज, नोशन, ये सब चीज़ें बताता है। एंड इट शुड बी अंडरस्टूड दैट डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटीज़, अलग नहीं है, दे आर डिपेंडेंट, ठीक है। दे आर लोकेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट, टाइड टू द मेथड एंड थ्योरी दैट गवर्न द प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन। तो किसी भी इन्होंने बोला कि डेटा आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट, द पर्सन इन्वॉल्व एंड द टाइम व्हेन द बिहेवियर अकर्स। तो वो साथ के साथ ही चल रहा है, मतलब जो भी फिनोमेना हो रहा है उसमें डेटा आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो वो कहते हैं हम अकेले होते हैं तो अलग बिहेव करते हैं, ऑफिस में अलग, स्कूल में अलग, हर जगह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने फालतू लिखा हुआ है, वो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ यही वाला डेटा यहाँ पे याद रखना कि क्या है। और सीधा अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट टॉपिक जो इसके लिखा हुआ है, इन साइकोलॉजी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। ये आजकल एप्लीकेशन बेस्ड भी आ जाता है या ओवरऑल 4 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से डेटा होते हैं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन का डेटा होता है विच इंक्लूड्स आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, एज, जेंडर, बर्थ ऑर्डर, सिबलिंग एजुकेशन, ऑक्यूपेशन स्टेटस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मैरिटल स्टेटस, लोकेलिटी, कास्ट, रिलीजन, पेरेंटल एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली, इनकम, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहा है। फिजिकल डेटा इन्फॉर्मेशन में क्या आ जाता है, जिसमें आपके इकोलॉजिकल कंडीशंस, ठीक है, कहाँ, मोड ऑफ इकोनॉमी, हाउसिंग कंडीशन क्या है, साइज ऑफ रूम, फैसिलिटीज़ क्या है नेबरहुड स्कूल में, एंड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये फिजिकल इन्फॉर्मेशन है। फिर फिजियोलॉजिकल या फिर इसको बायोलॉजिकल डेटा भी बोला जा सकता है, अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लीजिए, याद रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ड तो आता रहेगा अब आगे।
फिजियोलॉजिकल डेटा, इसमें आप फिजिकल फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करते हो। आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, हार्ट रेट क्या है, लेवल ऑफ फटीग क्या है, जीएसआर इलेक्ट्रिक एक्टिविटी क्या है, और ब्लड ऑक्सीजन लेवल, रिएक्शन टाइम, ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, ब्लड प्रेशर, पैटर्न ऑफ ड्रीम, अमाउंट ऑफ सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। एंड फिर जो है आप साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो है यूज़ करते हो, जैसे आपकी अपनी इंटेलिजेंस, ये सब आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। चैप्टर पूरा आपका इंटेलिजेंस के ऊपर पूरा चैप्टर है। पर्सनालिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, क्रिएटिविटी, इमोशन, मोटिवेशन, हेलुसिनेशन, थॉट प्रोसेस, कॉन्शियसनेस, इल्यूजन, ये सब चीज़ें आपको पढ़ने को मिलता है, आपका साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या है पता चल गया। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे बता दी, फिजिकल बता दी, साइकोलॉजिकल बता दी एंड फिजियोलॉजिकल बता दी। ये सारी चीज़ें जो है हमें यहाँ पे पढ़ने को मिल जाती है। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान से यहाँ पे करना है। तो आज फ़िलहाल के लिए हम इतना ही करेंगे। हम लोग जो है फिर इसको नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, क्योंकि आगे का टॉपिक काफ़ी बड़ा है तो वो कॉन्टीन्यूस चल रहा होता है। तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है जी, सो थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी। सर आपने कहा था ना कि वो वीडियो देख लेना, आपने ग्रुप में वो वाली भी वीडियो भी डाली डाली नहीं है, हाँ डाली नहीं है, वो मुझे बाद में याद है, वो मैं अभी भेज देता हूँ। बना ली है, वो भेज देता हूँ। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। थैंक यू, बाय। बाय सर।